हाँ जी, तो कल हमने परमार वंश शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि परमारों की कई शाखाएं थी, जिनमें आबू के परमार थे, मालवा के परमार थे, वागड़ के परमार थे, जालोर के परमार थे, किराड़ू के परमार थे। और इधर आपके उत्पत्ति के बारे में उनकी हमने कई बातें पढ़ी थी। हम पढ़ रहे थे कि स्कंद पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत के आसपास की जमीन पर तपस्या किया करते थे और पास में गहरा गड्ढा था और उसमें कामधेनु नाम की गाय गिर गई। सरस्वती नदी से उन्होंने विनती की तो सरस्वती की पानी की वजह से कामधेनु तो ऊपर आ गई। फिर उन्होंने हिमालय से विनती की तो हिमालय ने अपने बेटे नंदीवर्धन को खड्डा भरने के लिए कहा। वो अर्बुद नाम के नाग पर बैठकर आया था, इसलिए जो यहाँ पर पहाड़ बनाया गया उसका नाम अर्बुदचल रख दिया गया। अर्बुदचल को धीरे धीरे हमने आबू का पहाड़ बना दिया। ये कहानी और जो पाटनारायण मंदिर के अभिलेख से हमें मिलती है, वो कहानी ये कहती है कि जब भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, तो यहीं पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ ने 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति की थी अग्नि से, जिन्हें हम चौहान चालुक्य परमार प्रतिहार के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी कहानी चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों में बताते हैं। पद्मगुप्त या परिमल की किताब जो नव सासांक चरित है, उसकी कहानी है कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी नंदिनी, उसको विश्वामित्र हर के ले गए। उन्होंने अग्नि से एक बंदे को पैदा किया और उसको कहा कि गाय लेकर आओ। वह बंदा गया और गाय लेके आ गया। दुश्मन को मारने की वजह से उसका नाम कर दिया गया परमार। ऐसी कई कहानियां अलग अलग उनके बारे में हमने पढ़ी थी, परमार राजाओं के बारे में। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई इन परमारों में जो आबू वाले परमार हुए थे, इनके अंदर कौन बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने क्या काम किए थे, क्या काम नहीं किए थे, उनके बारे में हम देख रहे थे। जैसे हमने एक राजा के बारे में देखा, बड़े बड़े राजा मैं बता दूं आपको। जैसे एक धंधुक धंधुक नाम के राजा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर एक धंधुक नाम का कोई राजा हुआ था, और उस धंधुक नाम के जो राजा था, उसके टाइम में गुजरात की तरफ से अटैक हुआ और वो भाग के चित्तौड़ चला गया। उस समय चित्तौड़ में भोज परमार का राज हुआ करता था, और जो भीमदेव था गुजरात वाला, उसने यहाँ पर चित्तौड़ के आबू में विमल शाह को दंडपति बना दिया था। और विमल शाह ने बाद धंधुक और भीमदेव दोनों में संधि करवा दी, और विमल शाह ने 1031 में यहाँ पर आपके आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। धंधु की विधवा बैठी थी लाहिनी, जिसने वहां पर बसंतगढ़ कह दो उसको, तो वहां पर उसने एक सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी थी, उसका पुनर्निर्माण करवाया, और सरस्वती बावड़ी को अब लाहिनी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बीच में एक विक्रम सिंह है, विक्रम देव पढ़ रहे थे, जो आपके महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है और अरुणराज चौहान और कुमारपाल चालुक्य के जो बीच में जो लड़ाइयां होती है उनमें भाग लेता है। ये कहानियां हमें हेमचंद्र की पुस्तक जो कुमारपाल चरित है उससे पता चलती है, और जिन मंडनोपाध्याय की जो बुक है द्वे आश्रय महाकाव्य, उससे भी पता चलती है। फिर सबसे बड़ा राजा धारावर्ष पढ़ा, जिसने दोनों का इंदिरा युद्धों में भाग लिया था। इसमें पहले युद्ध के अंदर मूलराज द्वितीय की जो माता थी नायिका देवी मोहम्मद गोरी को हराकर भगा देती है। उसमें धारावर्ष के साथ ही 2 चौहान, नाडोल का केलन और जालोर का कीर्तिपाल सोनग्रा भी शामिल थे। पर 1206 की कुतुबुद्दीन ऐबक वाले हमले में भीमदेव सेकंड था, वो हार जाता। धारावर्ष उसमें भी मुख्य सेनापति था। फिर जब इल्तुतमिश ने और यादव राजा सिंघड़ ने आक्रमण किया था, उस समय भी वीर धवल जो धोलका का बघेल राजा था, उसके तथा उसके 2 मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल के कहने पर धारावर्ष उनकी तरफ से लड़ने के लिए गया था। धारावर्ष ने न केवल चालुक्यों से अच्छे रिश्ते रखे थे, बल्कि चौहान केलन की 2 बेटियां गीगा देवी और श्रृंगार देवी उसकी रानियां थी, जिनमें गीगा देवी उसकी पटरानी हुआ करती थी। वो एक ही तीर से 3 भैंसे बींत डालता था। ये पाटनारायण मंदिर वाला अभिलेख तो बताता ही है, साथ में अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास में बाकायदा मूर्तियां लगाई हुई है, जिनमें वो धारावर्ष धनुष लेके खड़ा हुआ है और 3 भैंसे सामने लगाए हुए हैं। उसका जो छोटा भाई था प्रहलादन देव, वो बहुत बहादुर आदमी था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नाम का नाटक लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के हमले को उसी ने विफल किया था। प्रहलादनपुर की उसने स्थापना की थी, जिसे हम वर्तमान में तो पालनपुर के नाम से जानते हैं, तो वो बात भी हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हम राजा एक सोम सिंह देख रहे थे, जिसके टाइम में जो आपके तेजपाल था, उसने अपने पुत्र लूण सिंह और अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए लूण वसई का मंदिर बनवाया था, जो वास्तव में तो नेमिनाथ जी का जैन मंदिर है। फिर एक प्रताप सिंह था, जिसने चित्तौड़ वाले जेतर सिंह को हरा दिया था और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था, और उसका एक ब्राह्मण मंत्री था देलहन, जिसने पाटनारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर विक्रम सिंह के टाइम में जालोर वाले चौहानों ने इनका जो पश्चिमी भाग था वो दबा लिया था। कालांतर में लुम्बा देवड़ा जाता है, इन परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती में एक चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन स्थापित कर देता है। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। फिर दूसरे कोई इंपोर्टेंट चौहान है, इनके बाद में यदि कोई इंपोर्टेंट चौहान है तो वो है बाद में मालवा वाले। हालांकि अब बेसिकली वैसे तो हम देखेंगे तो मालवा मध्य प्रदेश का पार्ट था, अपना उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, पर अपने राजस्थान के भी कुछ ऐसे भूभाग हुआ करते थे जो उसके अंदर आया करते थे। हम केवल वो देख लेंगे कि वो कौन कौन से भूभाग थे जो इसके अंदर आया करते थे।
मैं बताता हूं, थोड़ा मालवा के परमार शुरू करने से बता देता हूं। अपने कोटा था, कोटा का दक्षिणी भाग इसमें आता था। जो प्रतापगढ़ है आपका अपना, इसका पूर्वी भाग इस मालवा राज्य के अंतर्गत आया करता था। मालवा राज्य भाई, उनका जो मालवा का जो परमारों का राज्य था उसमें ये पार्ट भी आ जाया करते थे। झालावाड़ आ जाया करता था, और वागड़ बोल दो या डूंगरपुर बांसवाड़ा बोल दो, ये वाला जो पोर्शन था ये आ जाया करता था। तो ये वाला भूभाग अपना उसमें आता था, मालवा वाले के अंदर आया करता था, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है, वरना मालवा वालों का तो अपने राजस्थान जी के से क्या लेना देना। और फिर भी हम केवल उनके बड़े बड़े से राजा पढ़ेंगे, ज्यादा उनकी डेप्थ के अंदर जाएंगे नहीं। इनकी हिस्ट्री मध्य प्रदेश वाले पढ़े, हम क्यों पढ़े। पर वैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, मालवा मध्य प्रदेश का जो अपना टच करता हुआ भूभाग है वो मालवा है। और आप मालवा जाओगे तो आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि हम राजस्थान में खड़े हैं, मध्य प्रदेश में खड़े हैं। दोनों की संस्कृतियां बहुत मिली जुली है। जैसा कि मैं बताता हूं कि कभी जब मालवा वालों में जोर हुआ करता था तो उन्होंने राजस्थान के खूब भूभाग दबाए हुए थे। कालांतर में जब अपने मेवाड़ वालों की ताकत बढ़ी थी तो उन्होंने मालवा पर कब्जा कर लिया था, और मालवा के खूब सारे भूभागों पर अपना कब्जा रहा था। हम पढ़ते हैं कि जयसिंह अपना वहां पर 3 बार जाके आपका और वो बन गया था सूबेदार, मुगलों का सूबेदार बन गया था। तो मालवा के साथ में अपना रिश्ता बहुत ही नजदीक का है। ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, ये वाला उज्जैन, ये वाला जो भूभाग हुआ करता था मालवा था। अपने तो रामपुरा बाकायदा उधर मालवा की तरफ ही पड़ता है, जहां पर इनको आपके दुर्गादास जी को हाकिम नियुक्त कर दिया था रामपुरा का। फिर वो वाली व्यवस्था भी बिहारीदास को सौंप सांप के उधर से उज्जैन चले गए थे। हम तो पढ़ते हैं दुर्गादास जी की छत्री है वही उज्जैन के अंदर बनी हुई है। तो अपने को ये लगता ही नहीं था कि ये वाला दूर क्षेत्र है, ये वाला अपना हिस्सा ही हुआ करता था मालवा। पर ऐसा कहा जाता है कि किसी समय मालव जाति हुआ करती थी, और उस मालव जाति ने 2 जगह पर अपने बड़े राज्य स्थापित किए थे। एक उसने अपना राज्य स्थापित किया था पंजाब में, एक राज्य स्थापित किया था मध्य प्रदेश में। इसलिए मालवा दोनों जगह पे, मालवा पंजाब में भी है, मालवा मध्य प्रदेश में भी है। पंजाब वाला मालवा भी ज्यादातर वही है जो अपने टच करता है, जलंधर, फिरोजपुर, अबोर, फजीलका वाला जो इलाका है उधर वाला पंजाब का मालवा है। इधर जो अपने टच करता हुआ उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, ये वाला इलाका है, इसको भी मालवा कहा जाता है। और यूं बात थोड़ी सी साइड में चली जाएगी, बाकी मैं वैसे बता दूंगा। रतलाम तो जो था ना, तो रतलाम में तो बाकायदा अपने जोधपुर वालों में से एक कोई राठौड़ था, और उसने जाके रतलाम के अंदर एक राठौड़ राज्य की स्थापना कर दी थी। तो अब देख लो अपना कितना कनेक्शन रहा होगा। पर अपने ध्यान देने वाली बात यह कि मालवा एक पंजाब में मालवा था, एक मध्य प्रदेश में मालवा था। फिर ये मालव जाति ने जहां पर भी और कब्जे किए उस क्षेत्र को भी बाद में मालवी बोलते थे। जैसे इनका कुछ कब्जा जयपुर और टोंक वाले इलाके के अंदर रहा था, इसलिए जब मैं आगे आपको जनपद पढ़ाऊंगा तो मैं फिर यहाँ पर मालव जनपद आपको पढ़ाऊंगा। और झालावाड़ वाला भूभाग चूंकि इस मालवा से टच करता था, इसलिए इस प्रदेश को भी खूब जगह पर आप यदि किताबें देखेंगे तो किताबों में इसका नाम भी आप मालव प्रदेश देख लेते हैं, खैर इसका नाम भी मालव प्रदेश रहा था। तो ये बातें भी याद रखना कि भाई झालावाड़ वाला पोर्शन भी अपना मालव प्रदेश में कई बार लिख दिया जाता है उसको, क्योंकि मालवा वालों का कब्जा रहा था वहां पर। टोंक और जयपुर वाला इलाका, इसको भी मालव जनपद कह दिया जाता है, क्योंकि किसी टाइम मालवों का यहाँ पर कब्जा था। वैसे बेसिकली बड़े बड़े 2 मालवा है, एक मध्य प्रदेश में पड़ता है और एक पंजाब के अंदर पड़ता है। तो याद रखना ये बात है, काम की बात है, कई बार कोई यूं पूछ ले तो अपने को पता रहे किधर। अब पढ़ते हैं, देखो मालवा के परमार लिखा हुआ है राजधानी। बेसिकली राजधानी इनकी थी धारा नगरी। मध्य प्रदेश में वही मालवा के अंदर धार नाम की जगह पड़ती थी, धार का दो या धारा नगरी का, तो वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। हालांकि कहते हैं थोड़े टाइम के लिए बाद में बीच में उज्जैन भी राजधानी बनी थी, लेकिन बाद में वापस धारा नगरी शिफ्ट कर गए थे। धारा नगरी याद रखना, या उज्जैन थोड़ा बहुत याद रखो, तो उज्जैन भी इनकी कुछ समय के लिए राजधानी रही थी। तो धारा नगरी या उज्जैन मान लो जो राजधानी रही। अपने जो बड़े बड़े राजा पढ़ने वो पढ़ने हैं, तो एक मुंज नाम का राजा था जो यहाँ का 7वां राजा था। उससे पहले 6 और बन गए थे, वहां का 7वां राजा था, और ये बड़ा राजा था। जैसा कि लिखा उपाधियां, तो इसने खूब सारी उपाधियां धारण की थी। जैसे इसकी उपाधि मिलेगी आपको वाकपति राज, इसकी उपाधि मिलेगी उत्पल राज, इसकी उपाधि है अमोघ वर्ष,
इसकी उपाधि है पृथ्वी वल्लभ। इसकी उपाधि है श्री वल्लभ। एक याद रखना, ये कवियों का बहुत सम्मान करता था, इसलिए एक उपाधि है कवि वृष। ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि विभिन्न कवियों का आश्रयदाता होने की वजह से इसकी उपाधि क्या थी, तो कवि वृष वाली उपाधि याद रखना राजा मुंज की। तो राजा मुंज 7वां राजा था इस वंश का, या मालवा के परमारों का 7वां राजा था। उसकी उपाधियों में कवियों का आश्रयदाता होने की वजह से कवि वर्ष उपाधि है। फिर ये भी थोड़ी बहुत दिमाग में रहे तो वाकपति राज, उत्पल राज, एक जैसे से नाम है, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, तो ये नाम भी थोड़े थोड़े से याद रख लेना आप, याद रहे तो आपके ठीक है, नहीं तो कवि वर्ष की याद रखना आपने। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी बात और बताता हूं, देखो आपको। अच्छा, ये इसमें लिख दिया गया गलती से, चलो मैं बताता हूं। देखो, एक बात मेरी बताई हुई, हालांकि मैं वापस रिपीट कर देता हूं आपको। किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ का मैं एग्जैक्टली ज्यादा कहूं तो मेवाड़। किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? उस समय मेवाड़ का राजा हुआ करता था अपना शक्ति कुमार। उस समय इसने आघाट या आहट जिसको अपने कहते हैं उसको तोड़ दिया था। आघाट या आहट को तोड़ दिया था इसने। और ये जो जानकारी है ये हमें उस हस्ती कुंडी वाले अभिलेख से मिलती है, क्योंकि धवल कहता है कि मैं गया यार, मैंने जाके बचाया। धवल ठीक लोगों को बचा बचा के आता है। धवल राठौड़ वाला जो अभिलेख है वो ये जानकारियां देता है कि मैंने इन लोगों को बचाया था। तो याद रखना कि राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। राजा शक्ति कुमार उस समय मेवाड़ के राजा थे, उनके टाइम आक्रमण किया, आघाट या आहड़ को तोड़ दिया था। ऐसी जानकारी हमें हस्ती कुंडी अभिलेख देता है, जिसमें राजा धवल राठौड़ वो कहता है कि तब मैं गया था और मैंने जाके उस समय मेवाड़ वालों की सहायता की थी। तो कुल मिला के अपने को बड़ा बताना चाहता है, ऐसी बातें करता है। और थोड़ा सा जब पढ़ने लगे तो मैं थोड़ी बातें और बता देता हूँ। इस राजा मुंज के दरबार में कई विद्वान थे। जैसे एक विद्वान का नाम है हलायुद्ध, और हलायुद्ध ने एक किताब लिखी थी अभिधान रत्नमाला। ये किताबों के नाम थोड़े याद रख लेना, कोई कई बार उठा के पूछ ले। फिर इसी के दरबार के अंदर हुआ करता था आपका पद्मगुप्त। मेरे बिना कही आपकी किताब याद आ जानी चाहिए, पद्मगुप्त या परिमल, जिसकी बुक हुआ करती थी नव सासांक चरित। एक धनंजय और याद रखना, खूब सारे थे पर ये 2-3 याद रखना। और धनंजय की किताब है 10 रूपक। तो आपने जब कहा कि इसकी उपाधि कवि वृष है तो पता चले कि कौन कौन से कवि इसके दरबार में थे। तो हलायुद्ध थे जिन्होंने अभिधान रत्नमाला लिखी थी। पद्मगुप्त या परिमल था जिसने नवसासांक चरित लिखी थी, जो परमाणुओं की उत्पत्ति के विषय में भी विचार करती है। और धनंजय की किताब है 10 रूपक। वापस देख लो, थोड़े गोलमोल हो रहे हो आपके। तो मालवा के परमार पढ़ रहे हैं हम। मालवा के परमारों की राजधानी धारानगरी थी, फिर कुछ समय के लिए उज्जैन आई, फिर वापस धारानगरी चली गई थी। इसकी उपाधियों में बाकी तो याद रखनी है, वाकपति राज, उत्पल राज, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ। सबसे ज्यादा याद रखने वाली उपाधि तो कवि वृष है, क्योंकि इसने कवियों को आश्रय दिया था। और कौन कौन से कवियों को आश्रय दिया? तो हलायुद्ध जिसने अभिधान रत्नमाला लिखी, पद्मगुप्त जिसने नवसासांक चरित लिखी, धनंजय जिसने की 10 रूपक लिखी। और इसी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था शक्ति कुमार के समय में, आघाट या आहड़ को तोड़ दिया था। हस्ती कुंडी अभिलेख जो 997 AD का अभिलेख है, जिसमें राजा धवल राठौड़ हस्ती कुंडी का राजा, वो कहता है कि मैंने उस समय जाके चित्तौड़ वालों की हेल्प की थी।